हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुरेश वालिया, यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, और जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन आज हम स्टडी करेंगे एज ए रेट मेजर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अभी तक ये पढ़ा आपने। यहाँ पे हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये दुनिया में आखिर आया कहाँ से। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये दुनिया में आया कैसे, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका ओरिजिन क्या है, उसको एक बार देखते हैं और फिर अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, और अगर हम x के अंदर एक हल्का सा चेंज प्रोड्यूस करें, मीन्स x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस डेल्टा एक्स से, वेयर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से करे चाहे वो राइट हैंड साइड से करे, जीरो को अप्रोच कर रहा है लेकिन वो जीरो नहीं है। ये बात हम दिमाग में रखेंगे, तब करस्पॉन्डिंग चेंज y में भी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो y क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y की फॉर्म में नज़र आने लगेगा। कब ऐसा होगा, जब हमारा जो x है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा x प्लस डेल्टा x है। तो सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन था, हमने x के अंदर एक चेंज प्रोड्यूस करी, x को x प्लस डेल्टा x लिखा गया, जहाँ डेल्टा x जीरो को अप्रोच कर रहा है जबकि डेल्टा x की वैल्यू जीरो नहीं है। तब ये एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, y विल बिकम y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम ये पता लगाना चाहें कि भाई y में एक्चुअल चेंज कितनी प्रोड्यूस हुई, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जब हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला होगा। देखो y तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या मिला, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। और जैसा कि आपको पता है कि भाई डेल्टा x जीरो को अप्रोच कर रहा है लेकिन जीरो नहीं है, इसका मतलब डेल्टा x से दोनों तरफ हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हमने इसको डेल्टा x से डिवाइड किया, तब ये हो लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो जाएगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब चूंकि ये बहुत छोटी वैल्यू को अप्रोच करता है, लगभग नेग्लिजिबल चेंज है ये, तो दोनों तरफ की अगर हम लिमिट ले लें तब हमारा ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तब ये फैक्टर हमारा, जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूं यहां पे, इसको हम पढ़ सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और ये हमारा कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि भाई डेल्टा y अलग फंक्शन है, डेल्टा x अलग है, बट यहाँ पे डी वाई और डी एक्स अलग फंक्शन नहीं है, बल्कि क्या है कि जो डी बाई डी एक्स है, ठीक है, ऑफ वाई, वो एक बेसिकली ऑपरेटर है। इसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ,
वी कैन नॉट सेपरेट dy और dx। ऐसा नहीं हम लिख सकते कि भाई dy को अलग कर दें और dx को अलग कर दें। ये एक ऑपरेटर है बेसिकली, इट इज एन ऑपरेटर जिसका काम है इस फंक्शन को ऑपरेट करना, यानी कि y को ऑपरेट करना, जो भी यहां लिखा जाए विद रेस्पेक्ट टू जो नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो इसको कुछ इस जनरल वे में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि dy dx ऑफ f ऑफ x, यानी कि इस फंक्शन का काम है, दिस इज एन ऑपरेटर एक्चुअली, इस फंक्शन का काम है इसको ऑपरेट करना विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये था इसका ओरिजिन कि भाई ये आखिर दुनिया में आया कहाँ से। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की, जो है हमारी रेट मीजर। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, और इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ इसको पढ़ना। और जो कॉपी पेंसिल अगर आप लेके बैठे हुए हो तो जो काम की चीज़ है, जो पैरामीटर्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं उनको राइट डाउन करते जाना, तभी इस लेक्चर का कोई बेनिफिट आपको होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया व्हेन r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जैसा कि क्वेश्चन आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ा, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दोस्तों ये रहा। अगर हम किसी सर्किल की बात करें तो सर्किल की कुछ न कुछ अपनी रेडियस होगी। सपोज ये हमारा कोई सर्किल है और इसकी रेडियस को अगर हम r मान लें, कुछ तो होगी, हमने उसको r मान लिया। और इसके एरिया को अगर a कहा जाए तो इसके एरिया को डिफाइन किया जा सकता है पाई r स्क्वायर से। ये आप लोग ऑलरेडी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर किसी भी सर्किल का एरिया हमें निकालना हो, रेडियस हमें गिवन हो, तो दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। हमसे कहा गया कि इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, टू फाइंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मीन्स dA अपॉन dr, और कहा गया था विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो इसलिए हमने यहाँ पे dr लिया। ओके, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये हमें दो जगह कैलकुलेट करना है। एट r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के ऊपर, जब उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, और दूसरे पार्ट में हमसे कहा गया कि जब रेडियस उसकी 4 सेंटीमीटर हो। तो यानी कि एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट हमें दिए गए, दोनों को हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू r। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें मिलेगा dA अपॉन dr, a का डेरिवेटिव, a मीन्स रेडियस, ओ सॉरी a मीन्स एरिया, एरिया ऑफ द सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर x की पावर n आपको याद आ रहा है तो उसके कंसेप्ट से ये हो जाएगा, पावर को बाहर करो, एक पावर कम करो, जैसा कि आपको पता ही है, दैट इज 2 पाई r। चूंकि r की ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r बिहेव करेगा जस्ट लाइक x। तो ये हमारा जनरल रेट ऑफ चेंज तो आ गया है। अब हमें कहा गया था कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो निकालना है, बट कहाँ निकालना है? r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के ऊपर। तो हमने कैलकुलेट किया dA अपॉन dr। कहाँ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया? एट r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के ऊपर। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो आपको ऊपर मिला, r की जगह आप 3 सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 6 पाई। अब सवाल ये उठता है कि इसकी आखिर यूनिट क्या होगी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस किस रेट से चेंज कर रहा होगा। अब आप ये देखो कि भाई न्यूमरेटर में कौन बैठा हुआ है? एरिया बैठा हुआ है, और जब रेडियस सेंटीमीटर के अंदर डिफाइन की गई तो एरिया की यूनिट क्या होने वाली है? एरिया की यूनिट होने वाली है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखिए कौन सी क्वांटिटी बैठी हुई है? रेडियस बैठी हुई है, और रेडियस तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में डिफाइन कर रखा है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। मेरी सलाह ये है कि आपको रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे आपको ईजी हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दैट इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अभी इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में हमसे कहा गया था कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो निकालना है, बट कहाँ निकालना है? एट r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के ऊपर निकालना है। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। एक्सप्रेशन जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था ऊपर, बस r की जगह अब की बार क्या रखने वाले हो?
4 रखने वाले हो, और जैसे ही आपने r की जगह 4 रखा तो यहाँ से आपको मिला 8 पाई। यूनिट तो वही रहने वाली है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी से, नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। In this question he says that the volume of cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. Then how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? चलिए शुरू करते हैं। Solution of question number 2. In this question it is given to us rate of change of volume of a cube. Okay? अगर हम किसी क्यूब की साइड को x मान लें तब उसका वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करेंगे? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर वॉल्यूम को हम v से डिफाइन कर रहे हैं तो v कैन बी रिटन एज x क्यूब, यानी साइड क्यूब, x जहां उसकी साइड है। और हमें दिया गया गिवन है हमारे को, मैं लिख रहा हूं यहां पे, गिवन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि यूनिट को अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो वो दी गई है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो दैट इज वाई इट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर ये डिक्रीज करता तो मैं इसको निगेटिव लेता। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर रही होगी तो ऑलवेज यू विल टेक इट पॉजिटिव, और अगर वो क्वांटिटी डिक्रीज कर रही होगी तो ऑलवेज यू विल टेक इट नेगेटिव। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो हमें निकालना क्या है कि उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। अगर हम सरफेस एरिया को ए से रिप्रेजेंट करें तो वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ एन क्यूब। और कहाँ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया? जब उसकी साइड कितनी हो? 12 सेंटीमीटर। साइड को चूंकि हमने x से रिप्रेजेंट किया था, तो जब x हमारा 12 सेंटीमीटर होगा तब हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया कि उसका सरफेस एरिया कितना होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना होगा व्हेन द साइड ऑफ एन क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। तो ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे हमने लिखा भाई डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। टी की रेस्पेक्ट में इसलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें dv अपॉन dt की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और हमें निकालना भी dA अपॉन dt है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v का डेरिवेटिव दोस्तों हो जाएगा dv अपॉन dt, टी की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ से हमें मिलेगा 3x स्क्वायर, और x के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे t की रेस्पेक्ट में चूंकि कर रहे थे तो थोड़ी देर के लिए हमने x को t कंसीडर किया तो t क्यूब हमें नजर आने लगा। पावर को बाहर किया, एक पावर कम की, और जिसको t मान के फॉर्मूला लगाया था, यानी किसको माना था? x को माना था ना, उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई की गई। तो dv अपॉन dt की वैल्यू दोस्तों ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 8। यहाँ से 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। अब यहाँ से देखो dx अपॉन dt की वैल्यू आपको इजीली मिल गई। dx अपॉन dt का मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ये हमारा आगे एक्सप्रेशन में काम आने वाला है। अब हमें पहुंचना कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है, डेस्टिनेशन कहाँ है? हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना। अब मुझे दोस्तों ये बताओ कि अगर सरफेस एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया जाए तो किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। ए का डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी हो जाएगा। यहाँ पे x को t मानते हुए करेंगे, पावर को बाहर किया, एक पावर कम की, और जिसको t मान के हमने डिफ्रेंशिएट किया उसके डेरिवेटिव की तो दोस्तों मल्टीप्लाई भी करनी है, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है। अब dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ अगर हम डाल दें तो d अपॉन dt हमें कितना मिलता हुआ नजर आएगा? d अपॉन dt की वैल्यू हमें मिलेगी फ्रेंड्स 2x इंटू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। और जब हमने इसको रिड्यूस किया, 3 से इसको कैंसिल किया 4 टाइम्स, x से पावर चली गई, 4 की मल्टीप्लाई जब 8 के अंदर करेंगे तो फाइनली वी कैन से दैट d अपॉन डी टी इज इक्वल टू 32 अपॉन एक्स। डिनोमिनेटर में तो x भी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। और ये वैल्यू हमें कब कैलकुलेट करनी थी? हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी जब x की वैल्यू कितनी हो जाए? 12 हो जाए।
तो फाइनली हम कह सकते हैं कि भाई डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 12 के ऊपर 12 क्या है सेंटीमीटर के अंदर है, तो 32 अपॉन 12, और जब इसको रिड्यूस किया गया तो 8/3 हो गया। अब बात करते हैं यूनिट की। अब देखो ऊपर कौन सी क्वांटिटी रखी हुई है, एरिया रखा हुआ है, और चूंकि हमारी साइड सेंटीमीटर में है तो यूनिट इसकी क्या होने वाली है सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लेते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्मली का मतलब जितना इंक्रीमेंट फर्स्ट सेकंड में होगा सेम इंक्रीमेंट विल अकर इन सेकंड एंड सेम इंक्रीमेंट विल अकर इन थर्ड सेकंड एंड सो ऑन। यानी पहले 1 सेकंड में जितना इंक्रीमेंट होगा रेडियस के अंदर उतना ही अगले 1 सेकंड में होगा, उतना ही उससे अगले 1 सेकंड में होगा, और ऐसे चलता जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमें दिया हुआ है दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और चूंकि रेडियस इंक्रीज कर रही है दैट इज वाई इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तब हमसे कहा जा रहा है कि भाई फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमें दोस्तों बताना है, और ये तब बताना है जब उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें दिया गया अगर किसी भी सर्किल की रेडियस को r माना जाए और उसके एरिया को अगर a से डिनोट किया जाए तो सर्किल का एरिया कितना होने वाला है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया गया, कितना दिया गया भाई, यानी कि डी आर अपॉन डी टी दिया गया। यूनिट को ध्यान से देखो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाती है, तो दैट इज वाई इट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर ये डिक्रीज कर रही होती तो निगेटिव कंसीडर कर लेते, इसमें कोई खास बात नहीं है। और हमसे कहा गया टू फाइंड, यानी कि क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए कि भाई डी ए अपॉन डी टी हमें कैलकुलेट करना है, और ये तब हमें कैलकुलेट करना है जब उसकी रेडियस कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग द अबव एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। टी स्टैंड फॉर टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए का डेरिवेटिव फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा डी ए अपॉन डी टी। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, आर को टी मानते हुए करेंगे, तो पावर को बाहर की, एक पावर कम की, और जिसको हमने टी मान के डिफ्रेंशिएट किया उसके डेरिवेटिव की तो मल्टीप्लाई भी करनी है, जैसा कि आपको पता ही है। तब डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब देखो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है दैट इज 3, तो यानी कि जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ से हमें मिला भाई 6 पाई आर, और ये हमारा जनरल रेट ऑफ चेंज है किसी भी एरिया का, ठीक है, जो सर्किल से रिलेटेड है। और ये एरिया इसका रेट ऑफ चेंज हमें तब निकालना था जब हमारी रेडियस कितनी हो जाए, या उस सर्किल की रेडियस कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर के ऊपर। तो जस्ट आर की जगह जैसे ही हम 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटू 10 किया, तो फाइनली हमें क्या मिलता हुआ नजर आया यहाँ 60 पाई। अब बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होने वाली है, ठीक है। पाई की वैल्यू डालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए। अब देखो ऊपर कौन सी क्वांटिटी बैठी हुई है, एरिया बैठा हुआ है। रेडियस चूंकि सेंटीमीटर में है तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाली है, और नीचे चूंकि टाइम रखा हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, और टाइम चूंकि सेकंड में दिया हुआ था, यहाँ से रेट से पता चलता है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हमारा जो टाइम है वो सेकंड में होगा। तो ये था दोस्तों सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है जो वेरी करता है। वेरी कब करेगा, या तो उसकी साइड इंक्रीज करे या उसकी साइड डिक्रीज करे, इज इंक्रीजिंग, और यहां हमसे कहा गया कि भाई वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो उसकी साइड है वो इंक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो दैट इज वाई इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो हमसे जानना चाहता है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग।
जब उसकी साइड 10 सेंटीमीटर होगी तब उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन के अंदर कहा गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम किसी भी क्यूब की साइड को x से रिप्रेजेंट करें और उसके वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करें, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वेयर एज इज द साइड ऑफ द गिवन क्यूब। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हमें? दिया उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड मीन्स dx अपॉन dt। यूनिट से पता चलता है कि टाइम की रेस्पेक्ट में, दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमसे कहा गया। ठीक है, निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। कब निकालने के लिए बोला गया? एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के ऊपर, कि जब उसकी साइड कितनी हो जाए दोस्तों? 10 सेंटीमीटर हो जाए, तब हमें निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। तो हमने यहाँ पे लिखा कि डिफरेंशिएटिंग द अबव एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो v का डेरिवेटिव फ्रेंड्स होने वाला है dv अपॉन dt। x को t मानते हुए जब डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को बाहर करेंगे, एक पावर कम करेंगे, तो यहाँ से मिलने वाला है 3x²। और जिसको t मान के हमने डिफरेंशिएट किया, उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी होगी। ये तो हमने कसम खाई हुई है। ठीक है दोस्तों, अब dx अपॉन dt की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और dv अपॉन dt तो अपन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अपने को क्या मिलता हुआ नजर आ रहा? 3x²। जैसे ही हमने dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे 3 डाली, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि भाई dv अपॉन dt की वैल्यू हमें जो मिल रही है दैट इज 9x²। तो ये तो हमारा जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ गया। अब हमें निकालना कहाँ था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो निकालना था, बट कहाँ निकालना था? एट x इक्वल टू 10 के ऊपर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि भाई dv अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब उसकी साइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी तब हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। तो हमने क्या किया भाई, x की जगह जस्ट 10 डाल दिया। अब 10 का स्क्वायर किया, 9 में मल्टीप्लाई की तो 900 आ गया। अब बात करते हैं यूनिट क्या होने वाली है। अब ऊपर देखो कौन सी क्वांटिटी बैठी हुई है? वॉल्यूम बैठा हुआ है। और जब उसकी साइड अगर सेंटीमीटर के अंदर दी हुई है तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होने वाली है? यूनिट क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे कौन सी क्वांटिटी रखी हुई है? टाइम रखा हुआ है। और चूंकि रेट ऑफ चेंज से हमें पता चल रहा है कि भाई उसकी साइड का जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब टाइम हमारा कहाँ दिया हुआ है? सेकेंड के अंदर दिया हुआ है। तो फाइनली हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू t, यानी कि टाइम की रेस्पेक्ट में कितना आया? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा जा रहा। एक झील है हमारी और उसका पानी एकदम शांत है, उसमें कोई रिपल्स नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, और उसके अंदर एक स्टोन ड्रॉप कर दिया जाता है, एक पत्थर को फेंक दिया जाता है। तो आप देखते हो बचपन में आपने ऐसे बहुत सारे गेम खेले होंगे बारिश के दिनों में, कि जब कहीं पानी भरा होता है और आप वहाँ पे पत्थर फेंकते थे तो सर्कुलर वेव जनरेट हो जाती है। ओके, तो ये कहता है कि भाई ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्किल। और जो वो वेव जनरेट हुई वो सर्कुलर वेव जनरेट होती हैं और वो मूव करती हैं। तो मूव कब करेगी? जब उसकी रेडियस धीरे 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 इंक्रीज होगी, तो ऐसा लगेगा कि वो किनारे की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको। एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो सर्कुलर वेव जनरेट हुई उसकी रेडियस जो इंक्रीज हो रही है दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। तब ये हमसे जानना चाहता है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब किसी पर्टिकुलर सर्कुलर वेव की रेडियस 8 सेंटीमीटर होगी तो हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया आर इंक्रीजिंग। तब उस सर्कुलर वेव से जो एरिया एनक्लोज्ड होगा उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो ये हमसे कहा गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, सबसे पहले हम बात ये करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5
अगर हम सर्कुलर वेव की रेडियस को r मान लें और उससे एनक्लोज्ड एरिया की अगर हम बात करें, उसको a अगर कहा जाए, तो हमें गिवन क्या है? गिवन है हमारे को रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी, दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और चूंकि ये इंक्रीज कर रही है, दैट इज वाई इट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर ये डिक्रीज कर रही होती तो हम इसको नेगेटिव कंसीडर करते। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? टू फाइंड, हमें फाइंड ये करना है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। उस सर्कुलर वेव का कुछ न कुछ एरिया होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। और ये हमें कैलकुलेट कहाँ करना है? एट r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के ऊपर। यानी जिस मोमेंट रेडियस 8 सेंटीमीटर होगी, उस मोमेंट उस सर्कुलर वेव से एनक्लोज्ड एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ये हमें निकालने के लिए कहा गया, ठीक है। तो अगर हम सॉरी, अगर हम किसी सर्कुलर वेव के एरिया को, यानी सर्कुलर वेव का एरिया एक सर्किल ही है ना अल्टीमेटली, और उसकी रेडियस को जब r कहा गया तो उसका एरिया कितना निकल गया है? पाई r स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग द अबव एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। जब आप t की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो a का हो जाएगा dA/dt, और यहाँ से आपको मिलेगा 2 पाई r, और r के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करोगे दैट इज dr/dt। अब ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि r को t माना गया था तो उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी थी, ओके। अब यहाँ पे देखो dr/dt की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो dA/dt अपने को कितना मिलता हुआ नजर आ रहा? यहाँ से मिला भाई 2 पाई r, और dr/dt की वैल्यू कितनी है? 5 है। जब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो आपको क्या मिला? यहाँ से 10 पाई r मिला। और ये आपका जनरल रेट ऑफ चेंज है एरिया का, और ये एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें निकालने के लिए कहा गया था। कहाँ कहा गया था? एट r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के ऊपर। यानी जब उस सर्कुलर वेव की रेडियस 8 सेंटीमीटर होगी तब कितना होगा? तो 8 डाल दीजिए यहाँ पे, इंटू 8 किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिला 80 पाई। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। अब ऊपर देखो न्यूमरेटर के अंदर कौन सी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है? एरिया करता है। रेडियस चूंकि सेंटीमीटर में है तो एरिया की यूनिट क्या होने वाली है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में कौन रखा हुआ है? टाइम रखा हुआ है। और चूंकि यूनिट से पता चलता है कि भाई जो टाइम है वो सेकंड में है, मिनट में है, आवर में है, ठीक है, या किस में है। तो यहाँ पे रेट हमें दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आपको दिया हुआ है किसी भी सर्किल का, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्क्यूमफ्रेंस। इसके सर्क्यूमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज आपको बताना है। किस मोमेंट बताना है इसकी कोई चर्चा क्वेश्चन में नहीं की गई है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस, ओके, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमें दोस्तों दिया गया है यहाँ पे, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमसे कहा गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इसका सर्क्यूमफ्रेंस बताओ। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्किल है, सर्किल की रेडियस को अगर r मान लिया जाए तो उसका रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है। तो गिवन में मैं क्या लिख दूं? यहाँ पे गिवन में मेरे पास है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों किसी भी सर्किल की रेडियस को अगर r से रिप्रेजेंट किया जाए और उसके सर्क्यूमफ्रेंस को, सर्क्यूमफ्रेंस मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री, अगर मैं उसको c से रिप्रेजेंट करूं तो c कैन बी रिटन एज 2 पाई r। ये तो आपको पता ही है कि किसी भी सर्किल की अगर रेडियस r हो तो उसकी सर्क्यूमफ्रेंस 2 पाई r होती है। और मुझे निकालना क्या है? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टू फाइंड, कि भाई मुझे फाइंड क्या करना है। मुझे कहा गया कि भाई इसकी सर्क्यूमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज निकाल दो।
कब निकालो इसकी कोई चर्चा नहीं की गई क्वेश्चन के अंदर, तो हमें भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी टाइम की रेस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो c का डेरिवेटिव डी सी अपॉन डी टी, यहाँ से r को t मानते हुए करेंगे तो 2 पाई r का डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है फ्रेंड्स आपको, तो डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू आपको मिलती हुई नजर आएगी, दैट इज 2 पाई डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 0.7, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला 1.4 पाई। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। अब ऊपर जो क्वांटिटी रखी हुई है दैट इज सर्क्यूमफ्रेंस, और जैसा कि अभी अभी हमने सर्क्यूमफ्रेंस के बारे में डिस्कस किया, दिस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, और लेंथ है, और लेंथ सेंटीमीटर में है, चूंकि रेडियस का रेट ऑफ चेंज हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, रेडियस हमारी सेंटीमीटर में है, तो हमारी लेंथ ऑफ बाउंड्री मींस सर्कमफ्रेंस भी किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, सेंटीमीटर, और जो डिनोमिनेटर में आपको यूनिट दिखाई दे रही दैट इज टाइम, और टाइम तो हमें सेकंड में दिया हुआ है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. Decrease कर रहा है, that is why it will be taken as negative. And the width y is increasing at 4 centimeter per minute. Okay, it will be taken as positive because increase कर रहा है। अब ये कहता है कि when x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि द पेरीमीटर, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अगर हमारे पास सपोज ये कोई रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल है तो यार उसकी कुछ एल और बी भी होगी। L को अगर x कहा जाए, B को यानी कि विड्थ को अगर हम y कहें, तो गिवन हमारा क्या है, क्या दिया गया क्वेश्चन के अंदर, हमसे कहा गया, क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं एक बार, कि द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, ये चूंकि इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ हमें दी गई दैट इज 5 सेंटीमीटर पर मिनट, इंक्रीज कर रही है इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया। एंड द विड्थ y इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रही है तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। किस रेट से डिक्रीज कर रही है, उसने कहा कि भाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज कर रही है। ओके, अब ये कह रहा है कि भाई जब उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो और उसकी विड्थ 6 सेंटीमीटर हो, तब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो पहले पार्ट में हमसे ये कहा गया कि भाई आप कैलकुलेट करो dp अपॉन dt, और कब कैलकुलेट करो, एट x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेट करना है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया b के अंदर कि भाई इसका एरिया कैलकुलेट करना है, मीन्स dA अपॉन dt। अगर एरिया को हम a से रिप्रेजेंट करें तो ये भी हमें कैलकुलेट करना है एट द सेम अमाउंट, मीन्स x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसी के ऊपर कैलकुलेट करना है, यानी कि क्वेश्चन में 2 पार्ट कर दिए, तो ये कोई खास बात नहीं है, कुछ भी कर दे। चलिए सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले हमें dx अपॉन dt दिया गया, dy अपॉन dt भी दिया गया। सबसे पहले इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी थी कि जो पेरीमीटर होता है ना किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का, वो होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज। जो भी उसकी बाउंड्रीज है उनकी लेंथ्स का अगर हम सम कर दें तो वी विल गेट द पेरीमीटर ऑफ इट। और सर्किल के केस में उसको सर्कमफ्रेंस कहा गया, बस इतना ही फर्क है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम चलना शुरू करेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई मीन्स 2x प्लस 2y, और अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस वाई सिंपली। अब हमें इसको डिफरेंशिएट भी करना है, किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में। तो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। हम t की रेस्पेक्ट में दोस्तों इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं,
तो p का डेरिवेटिव dp अपॉन dt, 2 चूंकि कांस्टेंट है ऐसा ही रहेगा, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dt। ठीक है, तो ये हमारा जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आ गया है। अब हमें पेरीमीटर की कैलकुलेशन तो करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर की कैलकुलेशन तो करनी है, बट कहाँ करनी है, एट x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 8 के ऊपर। तो यहाँ ये वैल्यू जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें dp अपॉन dt की वैल्यू मिलेगी दोस्तों, एट x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के ऊपर क्या मिलती हुई नजर आ रही, चेक कर देते हैं। ये वैल्यू जब यहाँ डालेंगे, अब देखो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या गिवन है आपको, दैट इज 5 प्लस dy अपॉन dt की वैल्यू -4, क्योंकि निगेटिव थी, डिक्रीज कर रही थी। तो फाइनली क्या मिलता हुआ नजर आ रहा, देखो ब्रैकेट के अंदर की जो आउटपुट है, यानी जब इसको सम अप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब यहां करोगे 2 के साथ तो आपको 2 मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसकी यूनिट क्या होने वाली है। ठीक है, अब देखो लेंथ किस में दी थी, सेंटीमीटर में, और ऊपर कौन बैठा हुआ है, कौन सी क्वांटिटी ऊपर एग्जिस्ट करती है, ये आप देख लो, ये तो पेरीमीटर है, और पेरीमीटर का मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, सम ऑफ द लेंथ, मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना, सम ऑफ द लेंथ, लेंथ है तो सेंटीमीटर में ही रहने वाली है, और टाइम किस में दिया गया, मिनट के अंदर, तो यहां पे पर मिनट। तो यानी कि इसका जो पेरीमीटर है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी हमारी कैसे आई, पॉजिटिव। अगर ये क्वांटिटी बाय द वे नेगेटिव आती तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा होता। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया कि भाई इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है। तो एरिया को अगर ए से रिप्रेजेंट किया जाए तो इसका एरिया कितना नजर आएगा आपको, x इंटू वाई, भाई l इंटू बी से एरिया निकल जाएगा किसी भी रेक्टेंगल का। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t की रेस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। अब देखो a का क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे x एक फंक्शन है, y अपने आप में एक फंक्शन है, और दो फंक्शन प्रोडक्ट में रखे हुए हैं, तो याद दिलाएगा प्रोडक्ट रूल की। रूल कहता है कि भाई फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, तो dy अपॉन dt हो जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज, और जब फर्स्ट का करेंगे t की रेस्पेक्ट में तो dx अपॉन dt हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं, तो d अपॉन dt कितना मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। अब x dy अपॉन dt की वैल्यू आपको दी हुई है दोस्तों, दैट इज -4, प्लस यहां पे y एज इट इज है, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी, 5। तो फाइनली आप कह सकते हो कि भाई d अपॉन dt जो हमें मिला वो तो हमें मिला -4x प्लस 5y। ये तो हमने जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाला, लेकिन हमें क्या कहा गया था, हमें ये कहा गया था कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो निकालना है, बट निकालना कहाँ है, जब x की वैल्यू, x मीन्स लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, y मीन्स विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसके ऊपर निकालना था। तो d अपॉन dt को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और जब इन वैल्यूज को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो -4 इंटू 6 और प्लस 5 इंटू 8, तो फाइनली यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला -24, वहाँ से मिला 40, और जब इसको रिड्यूस किया गया तो हमें 16 मिला। यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, वो हमेशा ही स्फेरिकल रहता है, इज बीइंग इनफ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। जब उसके अंदर गैस को इंजेक्ट कराया जाता है और गैस का वॉल्यूम जो पर सेकंड उसके अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है वो कितना है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक सेकंड के अंदर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर
गैस को इंजेक्ट करा दिया जाता है और वो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है, यानी कि फ्लैट नहीं होता, इनफ्लेटेड रहता है। तब वो कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। और कहाँ कैलकुलेट करना है? व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जब उसकी रेडियस कितनी हो? 15 सेंटीमीटर हो, ये हमसे कहा गया है। ओके, चलिए ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे एक बैलून की बात कर रहा है। अगर बैलून की रेडियस को r मान लिया जाए, उसके वॉल्यूम को v मान लिया जाए, तब उसका वॉल्यूम हो जाएगा, स्फेरिकल शेप है तो दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, और चूंकि बैलून है स्फेरिकल शेप में है, अब उसके अंदर जो गैस इंजेक्ट कराई जा रही है पर सेकेंड, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज गिवन टू यू, दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर ये गिवन है आपको, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए कि भाई ये गिवन है। और हमसे कहा गया कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इसकी बताओ। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इसका कैलकुलेट करने के लिए कहता है, और वो तब कहता है कि जब इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर हो, एट r इज इक्वल टू 15 के ऊपर हमें कैलकुलेट करने को कहा गया। ओके, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू t। तो हमने यहाँ पे लिखा कि डिफ्रेंशिएटिंग द अबव एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो v का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? dv अपॉन dt। 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही रहने वाला है। और जब इसका करेंगे, इसको t मानते हुए करेंगे, पावर को बाहर किया, एक पावर को कम किया, और r को चूंकि t माना गया था तो उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी थी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 3 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमें dv अपॉन dt की वैल्यू क्या मिली? यहाँ से मिली 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt। और dv अपॉन dt की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 900। तो यहाँ पे हमने 900 लिखा, इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। अब देखो यहाँ से dr बाई dt इजीली कैलकुलेट हो रहा है। तो dr बाई dt हमने जब कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू हमें मिली 900 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। और हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था भाई इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस तो कैलकुलेट करना है, लेकिन यार कहाँ करना है? r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के ऊपर करना है। तो r की वैल्यू को 15 रख दीजिए, 900 अपॉन 4 इंटू पाई, और भाई r की जगह हमने लिखा 15 इंटू 15, चूँकि r का स्क्वायर भी था। ठीक है ना, तो 15 से जब इसको कैलकुलेट किया गया तो यहाँ पे 60 हो गया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की गई तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा 1 अपॉन पाई। अब बात करते हैं यूनिट क्या होने वाली है। अब देखो यहाँ पे रेडियस है, ऊपर जो न्यूमरेटर के अंदर क्वांटिटी रखी हुई है दैट इज रेडियस, और रेडियस तो सेंटीमीटर में है। इसका मतलब यूनिट क्या होने वाली है इसकी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, इसकी रेडियस वेरी करती है, और वेरी करने के बाद भी ये स्फेरिकल शेप में ही रहता है, यानी इसकी जो शेप है वो एक स्फेयर की ही रहती है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वो रेट आपको कैलकुलेट करना है जहाँ इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। किसकी रेस्पेक्ट में करना है? कह रहा है कि विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, और इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको रेडियस की रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। कब करना है? जब इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए, ये आपसे कहा गया। ठीक है, तो फिर से वही बात है। तो ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास एक स्फेयर है, यानी कि एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है। स्फेरिकल शेप बैलून
कि अगर रेडियस को r मान लिया जाए और उसके वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करें तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और यहां क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया कि भाई ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस। तो कह रहा है कि भाई फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। रेडियस की रेस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा जबकि इसकी रेडियस कितनी हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू, हमें मतलब निकालना क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, टू फाइंड लिख देते हैं, इससे काम आसान हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है रेडियस की रेस्पेक्ट में, और कब निकालना है, जब इसकी रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाए। सिंपल, क्वाइट इजी। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग द अबव एक्सप्रेशन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर। चूंकि dv अपॉन डी आर ही कैलकुलेट करना है, तो v का डेरिवेटिव r की रेस्पेक्ट में dv अपॉन डी आर। राइट हैंड साइड को r की ही रेस्पेक्ट में किया जा रहा। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे x की पावर n की कंसेप्ट लगाओगे, पावर को बाहर करोगे, एक पावर कम करोगे, और चूंकि r की ही रेस्पेक्ट में किया जा रहा है तो इसलिए इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 के कैंसिल होने के बाद dv अपॉन डी आर की वैल्यू दोस्तों क्या मिलती हुई नज़र आ रही है आपको, 4 पाई r स्क्वायर। और ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, कहाँ, एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों हमने क्या किया भाई, यहाँ पे r की जगह 10 रख दिया, तो 4 पाई और 10 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा चूंकि r स्क्वायर है। इसका स्क्वायर किया 100, मल्टीप्लाई की 400 पाई। अब बात करते हैं यूनिट की, कि यूनिट क्या होने वाली है। अब ऊपर की क्वांटिटी को ध्यान से देखो कि ऊपर की क्वांटिटी तो वॉल्यूम है, और चूंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होने वाली है, सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे की क्वांटिटी ध्यान से देखो क्या है, रेडियस है, और रेडियस तो हमारी चूंकि सेंटीमीटर के अंदर है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि भाई ये लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। लीनिंग मीन्स तिरछा खड़ा होना। एक सीढ़ी है जो किसी दीवार के सहारे तिरछी खड़ी है, और लेंथ ऑफ द लैडर हमें दी हुई है 5 मीटर। ओके, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। अब बॉटम एंड को पुल किया जा रहा है, दो तरीके से पुल कर सकते हैं, अवे फ्रॉम द वॉल तब हाइट डिक्रीज करेगी, और टुवर्ड्स द वॉल तब हाइट इंक्रीज करेगी। अगर दीवार की तरफ खींचा जाए तो हाइट इंक्रीज करेगी, और अगर दीवार से दूर खींचा जाए उसको तो अब हाइट डिक्रीज करेगी, और ग्राउंड के पैरेलल उसको खींचा जा रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर खींचा जा रहा, तो जाहिर सी बात है कि भाई उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज करेगी। इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो उसका पुलिंग रेट है, यानी कि उसके जो बॉटम एंड को खींचा जा रहा दीवार से दूर, अवे फ्रॉम द वॉल, उसका रेट ऑफ चेंज उसने दिया हुआ है, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तब हमसे जानना चाहता है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अब दीवार के ऊपर वो इनिशियली कहीं ना कहीं दीवार को टच कर रही होगी, तब उसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज करेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। और कहा जा रहा है कि व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब उसका बॉटम एंड दीवार से 4 मीटर की दूरी पर होगा तब उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब इसको एक इमेजिनेशन करते हैं कि भाई सिचुएशन क्या रही होगी। अगर मान लिया ये हमारी कोई दीवार हो, दीवार है तो वर्टिकली हम इसको कंसीडर करेंगे, और दिस इज द ग्राउंड, और ये कोई सिचुएशन है, किसी मोमेंट ये कुछ ऐसी रही होगी। सपोज दिस इज द वाई, दिस इज एक्स,
दिस इज ओरिजिन। अगर इसके बॉटम एंड को ए कहा जाए और अपर एंड को अगर बी कहा जाए, तो किसी मोमेंट ये मान लिया x डिस्टेंस पर रही हो और ये y डिस्टेंस पर रही हो, और लेंथ ऑफ द लैडर तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5 मीटर। ओके, ये है हमारा। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन हमें मिला, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता हुआ नजर आ रहा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब हमने ट्राइंगल AOB के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया तो हमें ये मिला। अब वो कहता है कि भाई इसके बॉटम एंड को अवे फ्रॉम द वॉल पुल किया जा रहा है, तो ये x चेंज हो जाएगा ना, x चेंज हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x दिया है। अब रेट दिया हुआ है सेंटीमीटर के अंदर, इससे हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से इसके बॉटम एंड को पुल किया जा रहा अवे फ्रॉम दी वॉल, दीवार से दूर। तो जाहिर सी बात है कि इसकी हाइट डिक्रीज कर रही होगी, करेगी है ना। चलिए, ये हमें दिया गया और हमें कैलकुलेट करना है dy/dt, यानी कि इसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज करेगी। और ये हाइट हमें तब बतानी है जब इसका बॉटम एंड 4 मीटर की दूरी पे होगा दीवार से, यानी कि खींचते खींचते जब बॉटम एंड दीवार से 4 मीटर दूर चला जाएगा, तब उसका डिक्रीज ऑफ हाइट क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को विद रेस्पेक्ट टू t। तब यहाँ से मिलेगा हमें 2x, x के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे t की रेस्पेक्ट में, dx/dt हमें मिलेगा, और y स्क्वायर का 2y, y का dy/dt मिलेगा, और 25 चूँकि कांस्टेंट है दोस्तों तो उसका 0 हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ हमें मिला x, dx/dt की वैल्यू को डाला गया, दैट इज 2 प्लस 2y इंटू dy/dt इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स 2 और एक ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी रखी हुई है, दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई 2 तो 0 होता नहीं है। बचपन में आपको सिखाया गया होगा कि 2 से डिवाइड कर दो तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप मत लिखना या मत करना। 2 फैक्टर की प्रोडक्ट अगर 0 हो तो एट ए टाइम उसमें से कोई एक ही फैक्टर 0 के इक्वल होता है। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि 2 हमारा एब्सोल्यूट कांस्टेंट है और ये तो कभी 0 होगा नहीं। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमारा 0 होने वाला है। इट इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 2y, सॉरी यहाँ पे तो 2 कॉमन ले लिया था ना हमने, तो यहाँ पे जस्ट y बचेगा। ठीक है, इंटू dy/, इसको मैं थोड़ा ठीक करके लिख देता हूँ, y इंटू dy/dt सॉरी इज इक्वल टू 0। वैल्यू चूँकि dy/dt की निकालनी, तो 2x को हम कहाँ ले जाने वाले हैं, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से हमें क्या मिलता हुआ नज़र आ रहा, dy/dt की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी -2x/y। ठीक है, अब देखो रेट, अब मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा अभी आपको, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लें। तब dy/dt की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। एट x इज इक्वल टू 4 मीटर के ऊपर, तो ये हमें मिल जाएगी -2 इंटू 4, और जिस मोमेंट इसका बॉटम एंड 4 मीटर की दूरी पे होगा तो हाइट कहीं ना कहीं रही होगी, वो वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू को 4। जब x की वैल्यू को 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से क्या मिलता हुआ नज़र आएगा आपको, 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और इस फैक्टर को जब इधर ट्रांसपोज करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 9, या फिर y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3। ये मिलेगा दोस्तों। इस वैल्यू को जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे y के प्लेस पे यहाँ पे, तो ये हो आपका हो जाएगा 3, यानी फाइनली आपको मिल जाएगा -8/3। यूनिट आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँ, बहुत स्टूडेंटों को ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई हमें यहाँ पे तो मीटर में दिया गया था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज करो आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में सब्जी लेने जाते हो। अब आपने पूछा कि यार टमाटर क्या भाव है, बंदा बोलता है कि
20 रुपये पाव, यानी कि 20 रुपये पाव का मतलब 250 ग्राम, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो रेट आपको किलो में बताए, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो रेट किसी भी यूनिट के अंदर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनल रेट आपका वही रहेगा जो रेट आपने यहाँ पे यूज़ किया। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे या मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपकी मर्जी है। तो फाइनल आंसर आपका मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगा, और अगर आप रेट को एज इट इज यूज करोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको चाहे वो किलो में रेट बताए, चाहे आपको ग्राम में रेट बताओ, तो रेट ही होता है। तो इससे कोई कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो दैट इज योर फाइनल आंसर -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रेट से उसकी हाइट हमारी डिक्रीज करेगी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एनसीईआरटी ने सीबीएसई ने अपने एग्जाम के अंदर इसको पूछा हुआ है। और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2, फाइंड द पॉइंट्स। पॉइंट्स कहा गया, इट मीन्स एक से ज़्यादा पॉइंट आने वाले हैं। ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं। कह रहा है कि एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमें दिया गया कि एक पार्टिकल है जो किसी कर्व के अलोंग मूव करता है, और जो कर्व की इक्वेशन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। और कर्व की इक्वेशन हमें दी गई 6y = x³ + 2। ओके, ये हमें कहा गया। और वो एक और चीज़ दी गई हमें ये भी कहा गया कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से चेंज होता है कि वो x कोऑर्डिनेट के मुकाबले 8 टाइम्स चेंज होता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन चेंजिंग ऑफ x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सपोज हमने क्या किया कि भाई उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लेट द पॉइंट बी xy, हमने उस पॉइंट को xy मान लिया। आप x1 y1 भी मान सकते हो, x0 y0 भी मान सकते हो। उससे लॉस क्या होगा कि इस पॉइंट को इस कर्व से सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। सेटिस्फाई कराने के बाद जो भी इक्वेशन आपको मिलेगी उसको यूज भी करना पड़ेगा। तो आसान तरीका क्या होता है कि पॉइंट के जो जनरल कोऑर्डिनेट हैं वही आप कंसीडर करो, उसी में आपका कर्व एक्सप्रेस किया हुआ होता है। तो हमने क्या मान लिया, पॉइंट को xy मान लिया। तो इससे क्या होगा, हमें सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं, दिस इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6y का dy/dt इज इक्वल टू 3x², और x के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज dx/dt। और भाई 2 का तो 0 होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इससे हमने इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो 2 और dy/dt की वैल्यू दोस्तों यहाँ से ले ली, दैट इज 8 टाइम्स dx/dt। ओके, इज इक्वल टू x² इंटू dx/dt। अब दोस्तों dx/dt तो कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x² इज इक्वल टू आपको 16 मिला। तो x को क्या कह सकते हो आप, +-4 कह सकते हो। ठीक है ना, x को आप +-4 कह सकते हो। अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, कि भाई जब x की वैल्यू आप +4 कंसीडर करोगे तो आपका y कितना होने वाला है, वो कर्व की इक्वेशन में डाल दीजिए आप। तो 6y इज इक्वल टू, जब 4 की वैल्यू को यहाँ डाला गया तो 4 का क्यूब + 2। ओके, तो 6y इज इक्वल टू कितना हुआ, 66। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, 11। तब आपको पॉइंट क्या मिला, पॉइंट आपको मिला 4 और 11। और जब आपने x को -4 कंसीडर किया तब इस कर्व को फिर से यूज किया गया। तब 6y इज इक्वल टू कितना, -4 का क्यूब + 2। सेकंड केस क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपका, when x इज इक्वल टू -4, जब इस वैल्यू को इस कर्व में डाला गया तब यहां से अपने को क्या मिलता हुआ नजर आ रहा, 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब + 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई 6y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलता हुआ नजर आ रहा, -64 +
तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई 6y इज इक्वल टू -62। ओके, -62 हो जाएगा यहाँ से। तो y इज इक्वल टू कितना मिला आपको, -62/6। और जब 2 से रिड्यूस किया गया तो y इज इक्वल टू -31/3। तो फाइनली जो एक और पॉइंट हमें मिला और वो मिला -4 और -31/3। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आए, ठीक है, जहाँ पे y कोऑर्डिनेट इस तरीके से चेंज हो रहा है कि 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो ये था इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद ये कहता है कि एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसके अंदर ये कहता है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल। अब जो आपका एयर बबल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। अब स्फेरिकल शेप है तो उसकी रेडियस को हम आर मान लेते हैं, ठीक है। उसकी रेडियस को अगर आर माना गया तब ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस यहाँ पे दिया गया आपको, ये गिवन है आपको, ये गिवन डेटा है, दैट इज dr/dt। और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इन्होंने दिया और चूंकि ये इंक्रीज करता है तो दैट इज वाई इट इज टेकन एज पॉजिटिव 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कहता है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है कि एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, मीन्स टू फाइंड। क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dV/dt। ये हमसे कहा जा रहा है कि भाई इसको फाइंड आउट करो व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। और ये कहा गया कि भाई जब इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी तब इसको कैलकुलेट करना है, मीन्स एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। एयर बबल है, स्फेरिकल शेप का होगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी भी स्फेयर के वॉल्यूम के बारे में जैसा कि आप जानते हो 4/3 πr³ होता है अगर r उसकी रेडियस हो। t की रेस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो v का डेरिवेटिव dV/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। r³ को जैसे t मान के करेंगे, पावर को बाहर एक पावर कम करेंगे और r के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि t की रेस्पेक्ट में किया जा रहा। 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 3 के कैंसिल होने के बाद dr/dt की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो dV/dt की वैल्यू अपने को मिल जाएगी यहाँ से 4πr²। और dr/dt जैसा कि आप देख रहे हो 1/2 है, इसको भी हमने कैंसिल किया 2 टाइम्स। तो फाइनली आप कह सकते हो कि भाई dV/dt की जो वैल्यू आपको यहाँ से मिलती हुई नज़र आ रही, दैट इज़ 2πr²। अब dV/dt तो कैलकुलेट करना है, बट कहाँ करना है, एट r इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि dV/dt एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के ऊपर, इस वैल्यू को जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि r की वैल्यू को अगर 1 डाला जाए तो यहाँ से हमें 2π मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करेंगे इसकी यूनिट क्या होने वाली है। अब ऊपर की क्वांटिटी को देखो ध्यान से, वॉल्यूम है और रेडियस चूंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब तो ये हो गया। अब डिनोमिनेटर की बात करें, रेट से पता चलेगा कि टाइम हमारा किस में है, सेकंड में। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला, dV/dt इज इक्वल टू 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 इंटू 2x + 1। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें क्या कहा गया, ये कहता है कि ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। तो बैलून है बट वो स्फेरिकल शेप में रहता है, ठीक है। कह रहा है कि हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर, उसका डायमीटर वेरी करता है।
अगर डायमीटर को d से रिप्रेजेंट किया जाए तो डायमीटर उन्होंने दिया हुआ है 3/2 टाइम्स 2x + 1। अगर डायमीटर इतना है तो दोस्तों रेडियस कितनी होगी, इसका हाफ कर देंगे तो 1/2 इंटू आधा करते ही आपको रेडियस मिल जाएगी, ये तो आपको मालूम ही है ऑलरेडी। तो यहाँ से r कितना मिला आपको 3/4 टाइम्स 2x + 1, ये आपको रेडियस मिली उस बैलून की। ओके तो ये कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। तो कह रहा है कि भाई x की रेस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताओ। मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट dv/dx, ये हमसे कहा गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है चलिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बैलून चूंकि आपका स्फेरिकल शेप का है तो क्या हो जाएगा भाई 4/3 πr³। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि x की रेस्पेक्ट में ही हमें निकालना भी था, तब v का dv/dx r की रेस्पेक्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो हमें फाइंड क्या करना है dv/dx। ठीक है, तो चूंकि हमारा जो बैलून है वो स्फेरिकल शेप में है तो उसका वॉल्यूम कितना होने वाला है 4/3 πr³। अब r की वैल्यू तो आपको x की टर्म्स में यहाँ पे दी हुई है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा भाई 4/3 पाई, और जब इसका क्यूब करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2x + 1 होल क्यूब, तो ये r³ हो गया। ठीक है, तो फाइनली देखते हैं कि हमें क्या मिलता हुआ नज़र आ रहा। 4/3 पाई तो ऐसे ही रहने वाला है, जब हमने इसका क्यूब किया तो 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, और ये फैक्टर हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब। थोड़ा सा अगर रिड्यूस करने की कोशिश करें, इससे इसको कैंसिल करें 9 टाइम्स, इससे इसको कैंसिल करें 16 टाइम्स, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी वॉल्यूम का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x क्या मिला। देखो ऊपर मिला हमें 9 पाई, अपॉन में कौन 16, इनटू में कौन 2x + 1 होल क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन बना हमारा v का इन टर्म्स ऑफ x, और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो v का क्या हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 9 पाई/16 कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे जब इसको x मान के फॉर्मूला लगाओगे तो पावर को बाहर करोगे और दोस्तों एक पावर कम करोगे, और साथ ही साथ जिसको x मान के फॉर्मूला लगाया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तब यहाँ से हमने कैंसिल किया इसको 8 टाइम्स, 9 की मल्टीप्लाई जब इस 3 के साथ करोगे तो dv/dx आपको क्या मिलेगा। देखो न्यूमरेटर से क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है 27 पाई/8, इंटू में क्या रखा हुआ है 2x + 1 होल स्क्वायर। और यूनिट की बात यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें रेडियस को एक्सप्रेस ही नहीं किया गया किसी भी यूनिट के अंदर, तो हम भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस नहीं करेंगे यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा, ये कहता है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, एक पाइप से रेत गिर रहा है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यूनिट पे थोड़ा सा ध्यान दो, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका मतलब रेत का जो वॉल्यूम पाइप के अंदर से गिर रहा है ये वो दिया हुआ है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको दिया हुआ है किसका, सैंड का, रेत का। अब ये कह रहा है कि द फॉलिंग सैंड, और जो पाइप से रेत गिर रहा है कह रहा है कि फॉर्म ए कोन, वो एक कोन की शेप बना रहा है।
कहाँ बना रहा है? ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर वो एक कोनिकल फॉर्म क्रिएट कर रहा है इन सच ए वे, और इस तरीके से क्रिएट करता है कि दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि जो कॉन बना उसकी जो हाइट है वो हमेशा क्या रहेगी? 1/6 रेडियस ऑफ द बेस रहेगी। यानी एच और आर में एक रिलेशन दिया गया, एच इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। अब हमसे जानना चाहता है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजेज, यानी कि dh/dt हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर हाइट को हम h कह रहे हैं, किसकी हाइट को? कॉन की हाइट को। कौन सा कॉन? जो सैंड से बना। सैंड कहां से आया? पाइप से आया। और कब कैलकुलेट करना है? व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब उस कॉन की हाइट 4 सेंटीमीटर हो तब हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स हाइट। ये हमसे कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या क्या दिया गया? सबसे पहली बात यह है कि गिवन क्या है। एक तो हमें यह कहा गया कि जो कॉन की हाइट है वो हमेशा 1/6 रहती है बेस रेडियस के, ये कहा गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम भी हमें दिया गया, dV/dt, जो पाइप से रेत गिर रहा है उसका वॉल्यूम हमें दिया गया, दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमसे कहा गया। और फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, ये कहा गया कि भाई इसका रेट ऑफ चेंज बताओ। कब बताओ? जब इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर हो। किसकी हाइट? कॉन की हाइट। ये हमसे कहा गया। तो ये एंटायर क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलिए इसको विजुअलाइज करते हैं कि हो क्या रहा होगा। अब सपोज करो ये कोई पाइप है, मैं एक रैंडम फिगर बना रहा हूं, ये कोई पाइप है सपोज, और यहां से रेत गिर रहा है, सैंड गिर रहा है, और गिरने के बाद वो एक कोनिकल शेप बना रहा है जमीन के ऊपर। और इस कोन की खास बात यह है कि जो इसकी हाइट है और ये इसकी अगर रेडियस हो तो ये इनमें जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है। हमेशा कोन की जो हाइट होगी वो 1/6 रेडियस ऑफ द बेस होगी। तो यहां से क्या है? सैंड पोरिंग हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं इस पिक्चर को थोड़ा अच्छा बना दूं। ये सैंड गिर रहा है दोस्तों, और ये हमारा कॉन है, कॉन की फॉर्म क्रिएट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। चलिए, तो भाई कॉन का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द कॉन 1/3 πr²h, ये होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं, और h और r में एक रिलेशन भी दिया हुआ है, और हमें तो निकालना dh/dr है। इसका मतलब सिंपल है यहाँ से कि भाई करें क्या, हम r को एलिमिनेट कर दें इसकी हेल्प से। तो जब यहाँ से r की वैल्यू को निकाला जाएगा तो r की वैल्यू को क्या लिख सकते हो आप? 6h लिख सकते हो। इस वैल्यू को जब यहाँ डाला गया तो वॉल्यूम हमें कितना मिला? 1/3 पाई r² मीन्स क्या हो जाएगा? 36h², और इनटू में h तो ऑलरेडी आपके पास था, 36 हो जाएगा दोस्तों ये। इससे हमने जब इसको कैंसिल किया 12 टाइम्स तो वॉल्यूम हमारा हो गया 12πh³। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो v का हो जाएगा dV/dt, और यहां से हमें मिलेगा, पावर को बाहर करो, एक पावर कम करो, 36πh², और जिसको हमने t मान के किया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी थी, तो ये रहा वो डेरिवेटिव ऑफ h। अब देखो dh/dt की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और dV/dt ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज 12। अब देखो क्या मिलेगा, जब ये 12 यहाँ पे रखोगे और इस फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 12 इज इक्वल टू 36πh² इंटू dh/dt। वैल्यू चूंकि dh/dt की निकालनी है तो इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर दीजिए।
तो जब इससे डिवाइड करोगे तो DH अपॉन DT निकल के आएगा 12/36 पाई h²। और रिड्यूस करने के बाद आपको मिल जाएगा 1/3 पाई h²। और ये वैल्यू कहाँ कैलकुलेट करने के लिए बोला उसने? ये वैल्यू उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जब h हमारा कितना हो जाए 4 सेंटीमीटर हो जाए। तो h की वैल्यू को 4 डाल दीजिए यहाँ पे, तो 3 पाई। तो यहाँ से क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है? इसका 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, तो 1/48 पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू डालने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि यूनिट क्या होने वाली है। अब देखो हाइट है, किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में, तो ऊपर तो सेंटीमीटर आ गया। और नीचे जो क्वांटिटी रखी हुई है दैट इज टाइम, और यूनिट क्या दी हुई थी आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी टाइम हमारा किस में? सेकंड के अंदर है। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स हाइट 1/48 पाई टू 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये था दोस्तों सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि द टोटल कॉस्ट, जिसको CX से डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ X इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स, यानी X रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई CX इज इक्वल टू 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000। तब वो कह रहा है कि भाई फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। ओके, चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। कॉस्ट फंक्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है? मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। कब निकालनी है? x इज इक्वल टू 17 यूनिट के ऊपर निकालनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो ये हमने क्या किया कि इस कॉस्ट फंक्शन को, ये रहा आपका कॉस्ट फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है सिंपल। तो डिफरेंशिएशन के बाद जो आया वो हमारा ये नजर आ रहा है। ओके, अब मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी एट x इक्वल टू 17 के ऊपर। तो x के प्लेस पे जैसे ही हमने 17 किया और इसको समअप किया, समअप करने के बाद मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 17 पे निकल के आई 20.967 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई Rx इज इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15। तब वो कहता है कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। Okay friends, this is the solution of question number 16. It is given to us revenue function in terms of x, where x is the unit sold. हमें फाइंड क्या करना है? मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? एट x इक्वल टू 7 के ऊपर करना है। तो दोस्तों मार्जिनल रेवेन्यू होता है डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू की हमें कैलकुलेशन करनी थी, तो डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन को एज इट इज लिखा गया। और जब रेवेन्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, मींस डेरिवेटिव निकाला गया, तो यहाँ पे x की पावर n की कंसेप्ट, पावर को बाहर किया, एक पावर कम किया। तो जब पावर बाहर आई होगी तो 13 में मल्टीप्लाई करने के बाद उसने 26 दिया होगा इंटू एक्स। और यहाँ पे दोस्तों x का डेरिवेटिव 1 और 15 का 0 हो गया है। मैंने 26 अगर कॉमन लिया तो मुझे x प्लस 1 मिला। ओके, अब मुझे मार्जिनल रेवेन्यू की कैलकुलेशन तो करनी थी, बट कहाँ करनी थी? एट x इक्वल टू 7 के ऊपर। तो मैंने सिंपली क्या किया, x की जगह 7 सब्स्टिट्यूट किया, तो 26 इंटू 8, और 26 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर क्या निकल गया? 208 रुपीज़, बिकॉज रेवेन्यू की हम बात कर रहे थे। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट एप्लीकेशन एज द रेट मेजर। ओके, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।